बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार का आदमी। जब इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ पंजाब असम्बली में करारदाद पेश हो जाए, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस लाने की बातें हों और खान साहब के ज़ेरे तसल्लुत वो असम्बलियाँ यानी जहाँ जहाँ PTI की हुकूमत है उन असम्बलियों में उनके ख़िलाफ़ करारदाद लाने की तैयारी हो, इसके अलावा सोशल मीडिया पर उनके ख़िलाफ़ एक लंबी चौड़ी चार्जशीट पेश की जा रही हो और इसके बावजूद भी फॉरेन फंडिंग केस का फैसला ना आए तो समझो मामला गड़बड़ है। जब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर खान साहब ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें, मीर जाफ़र और मीर सादक तक के अल्फाज इस्तेमाल करें और ये कहें कि साजिश अंदर से हुई है और ये कहें कि मुझे पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने इक़्तिदार से बाहर निकाला है और इसके बावजूद उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ना हो तो समझे मामला गड़बड़ है। तो सवाल ये कि क्या इस मुल्क में मुख्तलिफ हल्के या ताकतवर हल्के विकेट के दोनों जानब खेल रहे हैं? क्या वो इमरान खान साहब को भी इक़्तिदार में लाना चाहते हैं या इक़्तिदार के खेल में शामिल रखना चाहते हैं और वो बाकी की सियासी जमातों को भी इसी तरह ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखना चाहते हैं? तो सवाल ये है कि मुल्क जो इस वक्त दिवालिया होने के करीब है, जिसके बारे में ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि वो दिवालिया होने के करीब है, मौशी हालात सख्त मुश्किल हैं और जो हुकूमत इस वक्त इक़्तिदार में है, जो लोग इक़्तिदार में हैं वो उस वक़्त उसकी भारी कीमत अदा कर रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं हम मुल्क बचा रहे हैं, हम सियासत नहीं कर रहे। तो क्या सियासत को सियासत की बजाय मुल्क बचाना ये कोई जुर्म है कि जिसकी उन्हें ये सज़ा दी जाए कि उनके ऊपर वज़न भी डाला जाए और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड भी ना दी जाए? तो ये सारे वो सवाल हैं कि जो अब लोगों ने उठाना शुरू कर दिए कि ये आखिर हो क्या रहा है कि खान साहब के ख़िलाफ़ इतने मुकदमात हैं, इतने केसेस हैं, इतनी चीज़ें उनके सामने आ रही हैं, लेकिन उनको कोई हाथ नहीं लगा रहा। तो लाडला इतना लाडला है कि वो अब तक लाडला है, चाहे वो कोई उन्हें सपोर्ट करे चाहे ना करे, चाहे बाजवा साहब उनसे आखिरी मुलाकात में ये पूछे कि आप मीर जाफ़र से मिलना पसंद करेंगे या मीर सादक से मिलना पसंद करेंगे और उन्हें इक़्तिदार में आने की या खेल में दोबारा हुकूमत में आने की कोई गारंटी भी ना दें, इसके बावजूद उनकी जो है वो अकड़ ख़त्म ना हो और इसके बावजूद वो खुलेआम घूमते फिरें और पाकिस्तान के अवाम देखते फिरे कि ऐसा शख्स जिसके खिलाफ बरतानिया के अखबार में एक बहुत बड़ी स्टोरी, एक बहुत बड़ा स्कैंडल आ चुका है, जिसके खिलाफ पाकिस्तान में एक बड़ा अहम केस इलेक्शन कमीशन के पास महफूज है और वो केस रुका हुआ है, बंद पड़ा हुआ है और इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो भी लगता है कि या वो मजबूर है या वो मजबूर कर दिए गए हैं या फिर ओविरल हुए हैं। पंजाब असम्बली में उनके खिलाफ करारदाद पेश हो गई है और अब कहने वाले कहते हैं कि अगर उनके खिलाफ करारदादें पेश इस तरह होती रही तो ज़ाहिर है एक दबाव आएगा और उनकी नौकरी जाएगी। जब उनके ऊपर इतना बड़ा अदम एतमाद आएगा तो उनकी नौकरी तो नहीं रहेगी। तो फिर क्या वो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला अपने सीने के साथ लगा कर ले जाएंगे? और क्या उन्हें ये लगता है कि उनके बाद आने वाला कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस फैसले को इसी तरह सुना पाएगा? तो बहुत सारे फैसले, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तारीख की अथाह गहराइयों में गुम हो जाती हैं। बहुत सारी फाइलें ऐसी हैं जिनके ऊपर लाल रंग के धागे बांधकर उन्हें स्टोर रूम में फेंक दिया जाता है। पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें तो आपको दर्जनों ऐसे केस मिलेंगे जो कभी दोबारा नहीं खुले और दोबारा कभी सामने नहीं आए। तो शायद यही वजह है कि खान साहब बड़े तमतराक से, बड़े यानी वसूख से कह रहे हैं कि इलेक्शन आइंदा 6 से 8 हफ्तों में हो जाएंगे और उन्होंने कहा जनाब तैयारियां करें। तो खान साहब ने 6 से 8 हफ्तों में इलेक्शन की उम्मीद क्यों सुनाई है और क्यों उन्होंने कहा कि तैयारियां करें? उनके इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है? और इससे भी आगे चलें तो वो जो कहते थे कि इमरान खान को कब तक इस्टेब्लिशमेंट उनकी नैपियाँ बदलती रहेगी, कब तक वो इस तरह उनको उंगली पकड़कर चलाया जाता रहेगा, उन्हें नीचे उतारेंगे तो चलना सीखेंगे। तो उनकी इतला के लिए है कि उन्होंने इतना चलना सीख लिया कि अब वो दूसरों को चलना सिखा रहे हैं। आज चौधरी परवेज़ इलाही और उनके साहबजादे मुनस इलाही जिस तरह उनके सामने बैठे थे अपनी वजारत अलग कुर्सी छोड़कर और खास अब जिस तमतराक से वज़ीर आला कुर्सी पर आकर बैठ गए, यानी कुर्सी वज़ीर आला की और जिस शख्स के पास इस वक्त कोई ओहदा नहीं है वो आके उनकी कुर्सी पर बैठ जाए, ये उस ओहदे की भी तौहीन है और उन चौधरियों की भी तौहीन है जो ये समझते थे कि इमरान खान शायद कोई नौवारद है या नाबालग बच्चा है जिसको भी सियासत नहीं आती। तो उन्होंने चौधरियों को सियासत सिखा दी है और इस बात का मज़ा लें आप
कि चौधरी अब उनके सामने हाथ बांधे खड़े हैं और वो जो कहते थे ना कि क्या हम कोई गुलाम है, वो वाकई गुलाम नजर आते हैं। तो कहना चाहिए ना चौधरी साहब को, आज उनको कहना चाहिए था कि हमको गुलाम है कि आप हमारी कुर्सी पे आके बैठ गए, लेकिन चौधरी उनके आगे पड़ गए लंबे। और वो कहते, वैसे बहुत से लोग कहते हैं चौधरी चौधरी होता है, लेकिन चौधरी यहाँ पर ज़ीरो साबित हुए हैं। इसके अलावा बड़ी खबर ये है कि नवाज शरीफ ने अपने जो मामलात हैं वो अपने हाथ में ले लिए, यानी हुकूमत के मामलात उन्होंने अपने हाथ में ले लिए हैं और उन्होंने फैसला किया कि अब इन सारे मामलात को वो खुद देखेंगे। हुकूमत कैसे चल रही है, हुकूमत के मामलात क्या है, क्या हमें हुकूमत में रहना है नहीं रहना। उन्होंने मंगल को बुला लिया इजलास पीडीएम का और तमाम इत्तेहादी जमातों के यानी जो लीडरान है सबको बुलाया है और अपने वज़ीरों को बुला लिया है, यानी बिजली पानी का वज़ीर, तवानाई का वज़ीर, ख़जाने का वज़ीर, सबको बुला लिया कि आगे ब्रीफिंग दे और बताएं हो की रहा है, सानू दस दे कुछ हुंदा किसे। वो मुफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि बस इधर से पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे और मुआहदा तैयार पड़ा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। आज ही वो मीटिंग करने, आज ही वो प्रेस ब्रीफिंग देने आए और उन्होंने नई कहानी सुना दी कि अभी एक शर्त बाकी रहती है, अभी यूँ रहता है, अभी यूँ रहता है। तो मुफ्ता इस्माइल कौन सी कहानियाँ सुना रहे हैं, और ये बिजली और पानी की यानी लोड शेडिंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही, कीमतें बढ़ रही हैं और टैक्स पे टैक्स लग रहे हैं, आवाम तंग है। मरीम नवाज़ को अपील करनी पड़ गई है आज कि ताजरों पे टैक्स ना लगाएं, उनको रिलीफ दें। तो उनकी अपील किससे करी है? मुफ्ता इस्माइल साहब। तो मुफ्ता इस्माइल साहब कौन है? हुकूमत, शहबाज शरीफ हुकूमत जो फैसला करे वो अवामी मफाद में होना चाहिए। और ये बात तो वज़ीर-ए-आज़म को खुद कहनी चाहिए थी कि जनाब ये टैक्स हम ख़त्म कर रहे हैं। मरीम नवाज मुफ्ता इस्माइल को अपील करेंगी और मुफ्ता इस्माइल उस अपील पर गौर करेंगे, यानी नंगी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या, ये कहानी हो रही है। और अब बड़ी वाज़ेह एक तफरीक आ रही है, और वो तफरीक ये आ रही है कि जो सेटअप इस वक्त हुकूमत में है वो हुकूमत चलाने में कामयाब नहीं है, तो फिर नवाज शरीफ को आना पे। इस पर मैं आपको और बताऊंगा कि और क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान वो तो छाए हुए हैं, जितने छक्के मौलाना फजलुर रहमान मार रहे हैं और जितनी दबंग और खुल के बातें वो कर रहे हैं शायद ही कोई इस वक्त कर रहा हो। और वो इस वक्त यानी उन्होंने पिछले 3-4 रोज़ में तकरीबन इमरान खान साहब को उन्होंने कोने में लगा दिया बयानबाजी के वाले से। जो बयानिया इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान का है वो हर एक चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं। कल उन्होंने चीफ जस्टिस को चैलेंज किया था कि अगर वो इतने यानी समझते अपने आप को सियासत के अंदर तुर्रम खान, तो आए और इलेक्शन लड़े। आज उन्होंने कह दिया कि इमरान खान साहब ने ये सारा कुछ जो है CPAC को तबाह करने के लिए इमरान खान को स्पॉन्सर किया गया था। इमरान खान साहब ने पैसे भरे ने पाकिस्तान को तबाह करना से, और उन्होंने अपील की नौजवानों से कि आपने वोट दिया तो ये मुल्क को तबाह करने के मुताबिक होगा। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के इस दबंग बयान के बाद हुकूमत अभी तक जो यानी उसका कोई नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत लगता है कि उसने ये महाज सियासी रहनुमा को दे दिया, खुद वो लग गए किसी और काम के ऊपर। एक और खबर आपको बताएं कि 3 अरकान असम्बली नोटों के बैग के साथ पकड़े गए हैं। नोटों से भरे हुए बैगों के साथ 3 मेंबरान असम्बली, ये भी आपको आगे चल के बताएंगे ये कौन और क्या है। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो स्टोरी छपी है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से फाइनेंशियल टाइम में, उसमें एक चीज़ तो साबित होगी है कि खान साहब को UAE के जो शहजादा है या उनके जो वहाँ के हुक्मरान हैं, उन्होंने पैसा दिया पाकिस्तान में हुकूमत को टॉपल करने के लिए, गिराने के लिए। तो अब हुकूमत ने इसके ऊपर कानूनी माहिरीन से मशवरा शुरू कर दिया कि क्या इस पर खान साहब के ख़िलाफ़ कोई साजिश करने का मुकदमा बनाया जा सकता है। अच्छा, वैसे कानूनी मशवरे तो हर मुकदमे पे करते हैं, तो लेकिन अभी तक उसमें से निकला कुछ नहीं। लेकिन इस केस के ऊपर सुना ये कि संजीदगी है, और हुकूमत ने पहली बार सोचा कि जी चूँकि हमारी हुकूमत गिराई गई थी, ये तो केस ही हमारा है कि 2018 में जो हमारी हुकूमत गिराई गई थी और 2013 का जो धरना हुआ था वो एक साजिश था, इस साजिश की तहकीकात कराई जाए। और कुछ ना कर सके तो कम अज़ कम इसकी सारी जो स्टोरी है कि वो फाइनेंसर कौन थे, पैसे कहाँ से आए, और सारा जो फाइनेंशियल टाइम ने छापा है। वो किसी ने पूछा ना आज एक UTSA के टाइम क्या हुआ, तो उसने कहा फाइनेंशियल टाइम हुआ, तो गुस्सा कर गया। इमरान खान साहब आज लाहौर आए, और वो लाहौर आके सीधे जनाब उन्होंने की मुलाकात परवेज़ इलाही साहब से, और परवेज़ इलाही के ऑफिस चले गए, और परवेज़ इलाही के ऑफिस में उनकी कुर्सी पर जाकर बैठ गए, और सामने बैठ गए फिर परवेज़ इलाही और फिर मोनस इलाही। अब ये वज़ीर पंजाब की कुर्सी है, और उनकी कुर्सी पर एक गैर मुंतखब शख्स को, जो भी मुंतखब नहीं है, वो कौमी असम्बली से रिज़ाइन दे चुके हैं, उनके पास कोई इस वक्त सरकारी ओहदा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुर्सी पर बैठ गए। कोई और बैठे होता था खान साहब ने क़यामत मचा देनी थी, लेकिन उनका वो उन्होंने हर एक को यानी उस्मान मुज़ार को उसी तरह का तो बंदा चाहिए होता है, जी हजूर वाला,
तो एक पहले उन्हें उस्मान बुज़दार साहब मिले थे, वो हाथ बांधे खड़े रहते थे, अब आगे चौधरी परवेज़ लाई और सोने पे सुहागा वो भी सामने खड़े हैं। और वो फिर हाँ साहब ने उनको दी हदायत कि ए करो ओ करो ओ करो, चौधरी मुँह भी रहे। अब चौधरी साहब को आदत नहीं है इस तरह की डिक्टेशन लेने की, लेकिन वो अब डिक्टेशन लेनी पड़ेगी। उन्होंने जो कुछ किया है यानी खान साहब की ग़ुलामी कबूल की है और उनके साथ मिलकर हुकूमत में इक़्तिदार तो मिल गया ना, वो कहते हैं कि वो कुर्सी तो आ गई ना, तो सारा खेल कुर्सी का है। कौन सी इज़्ज़त, कौन सी चुदराहट और कौन सी गैरत और कौन सी हमीयत, वो सारी गई तेल लेने के लिए। और दोनों बैठ के बाप बेटा उनसे ले रहे थे डिक्टेशन, और वो जो खास में कहते हैं हमको ग़ुलाम है, तो फिर ये ग़ुलामी नज़र आई चौधरी परवेज़ लाई की। तो इस बात का कुछ लोग मज़ा ले रहे हैं कि परवेज़ लाई साहब को अगर इनको तो घर जा के लोग मिल रहे थे और इनको वज़ारत आला ऑफ़र कर रहे थे और इनको इज़्ज़त भी दे रहे थे। और ये बात यकीन से कही जा सकती कि अगर परवेज़ लाई से मिलने शहबाज शरीफ आते तो वो कम से कम उनकी कुर्सी पर बैठते, सामने बैठ कर उनसे बात करते, भले वो वज़ीर-ए-आज़म भी होते, लेकिन खान साहब को कोई नहीं रोक सकता। खान साहब है, खान साहब के आगे कोई चीज़ नहीं। खान साहब कल ही यानी वो पहलवान है। खान साहब ने ऐलान किया कि जनाब अगले 6 से हफ्तों में हो रहा है इलेक्शन और करें तैयारियां। ये उन्होंने इस मुलाकात में जो मुलाकात उन्होंने की है परवेज़ लाई साहब से, उस मुलाकात में भी उन्होंने इस बात का इजहार किया और कुछ उन्होंने डायरेक्शन दिया। अरकान असम्बली से भी उन्होंने की है मुलाकात पंजाब के, और उन्होंने कहा सारे करो तैयारी जनाब, बस से महीने 1.5 महीने से इलेक्शन हो रहा है। ये 6 से 8 हफ्ते का मतलब ये कि 1.5-2 महीने, और अब चूँकि अगस्त शुरू हो रहा है तो सितंबर अक्टूबर का जो है यानी खास साहब का ख्याल है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे, और वो इसी का जो है वो कहते हैं जी तो तैयारी करें। और दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत वो तैयारी कर रही है बाई इलेक्शन की। जिन 11 सीटों के ऊपर हुकूमत ने डी सीट की नाहिल किया था, यानी जो इस्तीफ़ा मंजूर किए थे पीटीआई के, उन सीटों में हो रहा है इलेक्शन और इन सीटों में बड़े बड़े उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। और आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बताया कि हमने फैसला किया कि जो भी इन सीटों पे यानी दूसरे नंबर पर रहा था, जो हारा था पीडीएम का या पीपल्स पार्टी का, पीएमएल का, जो बंदा भी आ रहा था उसी को टिकट मिलेगा और वही इसका करेगा मुकाबला। तो 11 सीटों पे हो रहा है इलेक्शन और हुकूमत जा रही है बाई इलेक्शन की तैयारी में, और अपोजिशन जो है वो जा रही है कौमी असम्बली के इलेक्शन की तैयारी में। दोनों अलग अलग तैयारी कर रहे हैं। मुसीबत ये है कि खान साहब को कि अगर वो नए इलेक्शन का ऐलान नहीं होता तो बाई इलेक्शन में उन्हें जाना है कि नहीं जाना है। इस वक्त वो लोगों ने सवाल पूछा कि जनाब बाई इलेक्शन हो रहा है, उनकी करना है, और अगर तुम इलेक्शन की तैयारी तो करो ना, इलेक्शन हो रहा है ठीक, वरना बाई इलेक्शन, समझ गए। तो इस बात पे वो भी थोड़े से यानी कंफ्यूज है कि इलेक्शन होगा या बाई इलेक्शन होगा। बाई इलेक्शन के लिए हुकूमत के पास ऑप्शन ये कि वो पहले 11 सीटों पे बाई इलेक्शन कराएंगे, और इस बात का भी इम्कान है कि अगले हफ्ते, इस हफ्ते या अगले हफ्ते कुछ मज़ीद अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ। और हुकूमत ने बड़ी सॉलिड किस्म की स्ट्रेटजी ये बनाई है कि जो नामवर लोग हैं, जो यानी शेर रशीद, इमरान खान, असद उमर, इनके इस्तीफ़े नहीं मंजूर किए जाएंगे। ऐसे छोटे छोटे वो है ना दाएं बाएं से जो बड़े करीबी मार्जिन से हारे, जिनको सीटें दिलाई गई या दी गई। कराची में भी 3 सीटें इसलिए रखी गई हैं, वो एमक्यूएम की सीटें हैं, वो दिलाई गई थी। अब इलेक्शन होना है तो पता लग जाना है कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है, क्योंकि अब तो सपोर्ट नहीं है। तो इसी तरह फैसलाबाद की एक सीट वहाँ से आबद शेर इलेक्शन लड़ रहे हैं, मौलाना फजल उमर खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हुकूमत को बड़ा यकीन है ये 10-11 सीटें, वो जो 11 सीटें आराम से वो निकाल लेंगे। इसके बाद वो और 10-20 एक सीटों का उन्होंने एक और स्लॉट देना है, यानी उनके इस्तीफे मंजूर करेंगे और उस जगह बाई इलेक्शन अनाउंस हो गए। अब बाई इलेक्शन का केस है इलेक्शन कमीशन के पास, क्योंकि सारा मामला हो चुका है, यानी डी सीट हो चुके हैं, इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, नोटिफिकेशन हो चुके हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन ने बाई इलेक्शन की तारीख देनी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो अजीब कन्फ्यूजन का शिकार है। इलेक्शन कमीशन के पास फॉरेन फंडिंग का केस है, बहुत बड़ा केस है, और लोग चाहते हैं उस केस का फैसला हो। मेरा खुद खान साहब भी चाहते हैं इस केस का फैसला हो, क्योंकि खान साहब जिस तरह अटैक कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उनका वो भी चाहते हैं कि जो कुछ है वो थैले से बाहर आ जाए, ताकि पता चल जाए कि क्या है क्या नहीं है। और फिर उनको इस बात का तो उन्हें पता है कि अगर फैसला आएगा, और इन हालात में अगर आया जब वो इस वक्त पॉपुलरिटी की सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं और बड़ी पब्लिक उनके पीछे है, इन हालात में इस फैसले को आवाम नहीं मानेगी। लेकिन अगर ये फैसला 2-4 महीने बाद आया तो शायद उस वक्त तक फ़ज़ा उनके हक़ में इतनी ना हो। तो इसीलिए वो अब पूरा जोर लगा रहे हैं, और उनके ऊपर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतनी फायरिंग कर दी है कि लोग कह रहे हैं कि हुण भी इलेक्शन कमीशन ने अगर फैसला ना सुनाया तो कि नौकरी जाने के बाद फैसला सुनाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि ये वजह यही है।
बहुत से लोग कहते हैं कि गड़बड़ है, इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि खान साहब को गेम से आउट किया जाए, और बहुत से लोग कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि ज़रा मामला ज़रा ठंडा हो जाए, यानी जो पब्लिक उनके साथ है या जो उनकी एक लहर चली हुई है, हवा चली हुई है, उसका ज़रा जोर टूट जाए, फिर फैसला आ जाएगा। तो खान साहब ने इन करारदादों के बाद तो लगता है कि फ़ैसला आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा। और वो फ़ैसला अभी भी तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का जो बयान है हमने वो देखा, उसमें उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, खान साहब ने बड़े इल्ज़ाम लगाए, डस्का इलेक्शन का, फलाने का, हमारे हक में ये फ़ैसला हमारे खिलाफ दिया, ये फ़ैसला उन्होंने चार्जशीट दिए कि इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसले दिए और पीटीआई के खिलाफ गए। तो उसकी अब वजाहतें दे रही है इलेक्शन कमीशन, और भाई तानू की जरूरत है वजाहतें देने दी। और फिर जो एक्चुअली मामला है फॉरेन फंडिंग का, वो चाहिए कि उनको उसका फैसला जो सेव रखा है वो चलाएं, लेकिन वो नहीं चला रहे। तो अब हुकूमत, मुझे लगता है खास तौर पर दबाव डाला हुआ कि सुना दो फैसला, कट दो कट्टी कट्टा। इन हालात में वो फैसला आवाम उड़ा के रख देंगे और ज़्यादा खासा को फ़ायदा होगा, क्योंकि आप देखिए इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा केस आ गया उनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग का और मनी लॉन्ड्रिंग का, और अभी तक हमारे यहाँ गुमसुम हुमयून यानी कोई गल ही नहीं की। ये फैसले, ये केसेस अगर आज से 4-5 साल पहले सियासी हालात में जिस यानी उस वक्त ही आए होते तो क़यामत हो चुकी होती और इदारे बीच में कूद चुके होते, और कोई आज को नोटिस हो रहा होता है, किसी को लटकाया जा चुका होता किसी को। लेकिन यह मामला बिल्कुल साइलेंट है, कुछ भी नहीं कहा, यानी तो इसलिए कहते हैं मामला गड़बड़ है। मामला ये है कि किसी की प्लेयर को वो आउट नहीं करना चाहते, और किसी को भी क्योंकि एक की प्लेयर के खिलाफ कार्रवाई होगी, दूसरे को मिल जाएगी ताकत। यानी अगर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होती है तो मुस्लिम लीग नून मुंहजोर हो जाएगी, और अगर मुस्लिम लीग नून को ज़रा दबाया जाता है तो इमरान खान मुंहजोर हो जाएगा। तो ये जो बैन वाला मामला ना, ये तवाज़ुन बरकरार रख के चलने वाला, इससे पाकिस्तान के अवाम बड़े तंग आए हुए हैं। पाकिस्तान के अवाम तो महंगाई से तंग आए हुए हैं, पाकिस्तान के अवाम इस सूरत हाल से भी तंग आए हुए हैं, और कह रहे खुदा रहा वास्ते के पासे लगो और हमें बताया कि करना क्या, क्योंकि जब तक हालात स्टेबल नहीं होते कोई चीज़ भी स्टेबल नहीं रह सकती, हर चीज़ अनस्टेबल है। तो लोगों को तो इस बात से करते हैं कि उन्हें कम से कम आप ऊपर की लड़ाई लड़ते रहें, लेकिन नीचे जो हालात है वो तो कम से कम नॉर्मल कर दें। अब आपको वो खबर बताया कि 3 अरकान असम्बली जो पकड़े गए नोटों को बैग लेके, वो कहाँ से पकड़े गए, और इन तीनों को जो है वो यानी एक तो ये पकड़े गए और तीनों को मुअत्तल भी कर दिया गया, इनकी मेंबरशिप भी चली गई। ये हुआ जनाब इंडिया में। भारतीय रियासत झारखंड में कांग्रेस के 3 अरकान ये नोटों के बैग के साथ पकड़े गए, तो कांग्रेस ने इन तीनों को यानी पकड़ाया, यानी हटा दिया गया। ये तीनों अरकान झारखंड में कांग्रेस की मखलूत हुकूमत को उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन के साथ मिल गए थे, और उन्होंने इस नोट पकड़े थे। यानी इससे पहले अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा के बाद गोवा में भी ये हुआ। ये बीजेपी कर रही है। तो बीजेपी ने इन 3 अरकान असम्बली जिनमें इरफान अंसारी, राजेश खेचप और नमन बक्सल, इनको गिरफ्तार कर लिया। इनसे ले लिए भारी रकम नोटों से भरे हुए बैग। ये नेशनल हाईवे पर गड्डी लेके जा रहे सन, बैग भरे और नेशनल हाईवे पर गाने गाते हुए जा रहे थे। फड़ लिया पुलिस ने, इधर आओ जनाब, कितने लेके जा रहे हो, इतनी रकम। और गाड़ी का एक ड्राइवर और एक असिस्टेंट, 5 लोग जा रहे थे मौज करने, तो पकड़े गए। जाहिर है कोई ना कोई मुखबरी हुई होगी, तो करोड़ों रुपये पकड़ा गया कोई। यानी इससे पहले उन्होंने मगरबी बंगाल के एक वजीर पार्था चैटर्जी के करीबी साथी अर्पिता मुखर्जी के घर पर भी छापा मारा था, वहाँ से 15 करोड़ बरामद हुए थे। एक साडा पाकिस्तान है जिथे रौला बड़ा है कि जनाब वो पैसे फड़ ले, इंज हो गया, उधर चला गया, बंदा नहीं फड़े जाता, पैसे भी नहीं फड़े जाते। तो पाकिस्तान में तो सिर्फ ये ना कि बातों का खटिया सारा खाते रहे, गल्लां का खटिया सारा खाते रहे, और सूरत हाल को इस तरह कड़मस मचाया हुआ है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रही होती कि ये जो सियासत की बसात है, इस पर कौन क्या चाल चल रहा है। हुकूमत जो है वो ज़्यादा मजबूत है, इमरान खान वो बड़ा मजबूत है, या इस्टेब्लिशमेंट अभी तक सबके ऊपर होल्ड करके बैठी है, या फिर जुडिशरी ने सारे लोग लाया हुआ है। तो यही कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। अब तक के लिए इतना। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।